श्रीपिका जी ने चेक दिया आपको। उन्हें ये बात पता चल गई थी कि 10 लाख का चेक आपने उनके बेटे के जरिए मुझ पर गोली चलाने के लिए दिया था। ये क्या कह रही हो तुम? लगता है कि मेरे विरोधियों की एक नई चाल है। दीदी, घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या कह रही हो तुम? मैं राजवीर की बात कर रही हूँ दीदी। बहुत ही इमोशनल होकर ये कह रहा था कि मैं अपने पापा को समझ ही नहीं पाया। जब पत्नी और बेटी अलग हो गए तो बलदेव सिंह अपने बेटे को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पापा, मैं तो बस आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मीनाक्षी, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रही हूँ कि अब तो सोच पर भी पापा ने पाबंदी लगा दी है। नहीं मीनाक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। किसी की सोच पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। कल तक तुम्हारे पापा को मैं कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन 25 सालों से जो भरम मेरा था तुम्हारे पापा के लिए, वो अब टूटता जा रहा है बेटा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, ऐसा ही है। सच कभी छुपता नहीं, और सच की तलवार कभी कभी विश्वास को भी लहूलुहान कर देती है। जिस तरह आज मेरा विश्वास लहूलुहान हुआ है। बहुत सोचा मैंने कि तेरे पापा की नजरों में मेरी अहमियत क्या है, लेकिन मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। माँ, आखिर बात क्या है? कम से कम मुझे तो बताइए। कुछ नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों के दिल में उनके पिता के खिलाफ नफरत नहीं भरना चाहेगी, और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ माँ, पापा से तो कोई भी अपनी बात मनवा नहीं सकता, और पापा, उन्हें तो किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब ऐसी हालत में मुझे अपनी खुशियों के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाह रही हो तुम? मैंने कभी सोचा नहीं है माँ, पर सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मैं आपके और पापा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन इसके लिए क्या मुझे अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी? नहीं मीनाक्षी, नहीं। राजनीति में अपना दबदबा कायम रखने के लिए तुम्हारी खुशियों की कुर्बानी नहीं ली जाएगी। कोई रास्ता नहीं दिखता माँ, और फिर भी आप मुझे दिलासा दे रही हैं। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ, मैं रिश्तों की अहमियत और सच्चाई को समझ चुकी हूँ। मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तुम्हारे पापा की नजरों में रिश्तों का क्या महत्व है। मैं तुम्हारी खुशियों को बिखरने नहीं दूंगी बेटा, बस मेरी इस बात पर विश्वास करना। हे भगवान, मेरे पति के अपराधों को क्षमा करना। मुझे ऐसा लगता था उनकी पत्नी होने के नाते मैं उन्हें सबसे ज्यादा समझती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है जैसे मैं उन्हें जानती ही नहीं, समझ ही नहीं पाई। आज
आजकल ऐसा सोचना पड़ रहा है कि सब पति ऐसे होते हैं। और क्या राजनीति ने ऐसा बना दिया है? चुनाव जीतने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। राजनीति में खुद को सबसे ज्यादा ऊंचाई में ले जाने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर ले, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये राजनीति है या कुछ और जिसने मेरे पति को ऐसा बना दिया? पत्नी होने के नाते मैं उनके अपराधों की क्षमा मांगती हूँ। भगवान मेरी क्षमा कर दीजिए। सचमुच माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। किसी और के मुंह से तो आप पापा जी की बुराई कभी सुन ही नहीं सकती। लेकिन भगवान से क्या छुपा है, शायद इसलिए उनके अपराधों की क्षमा मांग रही है ना? तुम छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पूजा में आपके साथ शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन आपकी बातें सुन ली। वैसे किस अपराध की क्षमा मांग रही थी आप? हर बात तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। लेकिन हर बात मुझसे छुपाई जाए, ये बात भी तो जरूरी नहीं है ना माँ जी। आफ्टर ऑल मैं इस घर की बहू, आपकी बहू हूँ। अरे मीनाक्षी, मैं भी माँ जी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। मीनाक्षी, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, और एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि योगेश के हाथों तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डलवा दिया जाए और मंगलसूत्र का बंधन कोई औरत नहीं तोड़ पाती। इंतजार कीजिए, एक दिन आपको भी पता चल ही जाएगा कि मेरे गले में मंगलसूत्र कौन डालेगा। जवाब आएगा, किसकी ओर से? पापा जी का जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो, और माँ जी का जवाब क्या होगा? खामोशी। और मीनाक्षी, तुम्हारे आंसू किसी के इरादे नहीं बदल सकते। मीनाक्षी, हजारों लड़कियां रोज अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मायके से विदा होती हैं, और एक दिन तुम भी अपनी आंखों में आंसू लिए यहाँ से विदा हो जाओगी। मीनाक्षी, फिर योगेश का घर ही तुम्हारा अपना घर होगा। और मीनाक्षी, तुम्हारी सारी खुशियां योगेश के घर की चार दीवारी में कैद होकर अपना दम तोड़ देंगी। सोचो मीनाक्षी, सोचो। अगर तुम्हारी खुशियां उजड़ी तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। मैं बजरंगी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। श्री प्रकाश जी की मौत का दुख मुझे भी हुआ है, जिसके इलाज के लिए मैं जुर्म की राह पे चलने से जरा कभी हचकाया नहीं। आज वो मेरे बापूजी इस दुनिया से चले गए। इस हादसे से तुम इतने टूट गए और अपना वादा भी भूल गए। तुमने मुझे वादा किया था
कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी और तुमने शारदा को सब कुछ बता दिया। बाबूजी ने ही वो चेक उन्हें लुटाया था। जब बात खुल गई तो उसे भी छुपाना मुश्किल होता है। उनके लिए कुछ भी कर सकता था और किया। दुख तो इस बात का है कि मैं उन्हें समझ नहीं पाया। काश मैं उन्हें समझ पाता। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि उन्हें कैसे पता चला कि वो 10 लाख रुपए का चेक मैंने तुम्हें क्यों दिया था। जाने दीजिए, जो बात खुलनी थी सो खुल गई। मैं अपने बापूजी को नहीं समझ पाया और आप हमारे परिवार को नहीं समझ पाए। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम अभी भी मेरे लिए बच्चे की तरह हो। तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी जुबान खोलने की वजह से मेरे घर में एक तूफान खड़ा हुआ है। तूफान तो मेरे अंदर भी उठा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं उन्हें वापस तो ला नहीं सकता। उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन तुमने जो अपनी जुबान खोल के गलती की ना, उसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें उस तूफान को शांत करना होगा जो तुम्हारी वजह से मेरे घर में उठा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने सच्चाई तो शारदा के सामने उगल दी। अब तुम्हें ही साबित करना होगा कि वो एक सच्चाई नहीं थी, बल्कि झूठ का एक साजिश थी। बाबूजी कहते थे, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये तुम्हारे बाबूजी कहा करते थे ना, लेकिन ये मैं कहता हूं कि शब्द भी वापस लौटते हैं और तुम भी अपने शब्द वापस लोगे। तुम खुद को झूठा साबित करोगे और यह साबित करोगे कि तुम किसी साजिश के शिकार थे। मेरे बारे में तो आपने सोच लिया। मेरे बाबूजी ने जो कहा उसका क्या? उसका जवाब है मेरे पास, और इस बात का भी जवाब है कि तुम्हारे बाबूजी ने उस पैसे से इलाज क्यों नहीं कराया। अगर ये मुद्दा आगे बढ़ा ना बजरंगी, तो फिर मैं तुम्हें सामने आने के लिए कहूंगा। अब सुनो कि मैं क्या कहता हूं। लल्लन, मुझे लगता है कि आचार्य जी और बलदेव जी जो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे आचार्य जी से बात करनी चाहिए। हाँ मुख्यमंत्री जी, कहिए, कैसे याद किया? नमस्कार आचार्य जी, आज आप पार्टी ऑफिस नहीं आए? क्यों, कोई खास वजह? बस आपसे मिलने की सोच रहा था। खैर, आप आए होते तो मुलाकात हो जाती। खैर, वैसे भी ये वो मौसम नहीं कि पार्टी ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल रहे, लेकिन हाँ, आपके घर में जरूर गहमा गहमी का माहौल होगा। मैंने माँ जी को पापा जी के किसी अपराध के लिए मंदिर में क्षमा प्रार्थना करते हुए सुना। ऐसा कौन सा अपराध किया है पापा जी ने? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है? जिंदगी एक भंवर है। सगाई और शादी की तैयारियां जो चल रही हैं। हो सकता है कि आपकी बात सच हो। खैर, जाने दीजिए। ये बताइए कि क्यों मिलना चाहते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी? आप पार्टी अध्यक्ष हैं तो मिलना मिलाना तो होगा ही ना। खैर, नए नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। सच कहूं तो पूरी पार्टी में खुशी का माहौल है। हमारी पार्टी की माला से एक मोती जो टूट गया था, वो शायद फिर हमारी माला की शोभा बढ़ाए। मुख्यमंत्री जी, आप बेवजह ही खुश हो रहे हैं। वैसे कल किसने देखा है? हाँ, मैं खुश हो रहा हूं, लेकिन मैंने आपको आगाह करने के लिए फोन किया है।
आगाह करने के लिए। हाँ, रिश्ते की घोषणा तो आपने बड़े गर्व से कर दी आचार्य जी, लेकिन एक बार जरा उस घर के माहौल को तो अच्छी तरह समझ लीजिए। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि मेरे घर की मुझसे ज्यादा आपको फिक्र हो रही है। खैर, जाने दीजिए। ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्यों कुछ कहना चाहूंगा आचार्य जी, आप हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपकी छवि के साथ पार्टी की छवि जुड़ी है। आपने एक रुतबेदार इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अपनी इस कोशिश में कहीं आप अपना ही रुतबा खो बैठे तो दुख तो मुझे भी होगा ना। मुख्यमंत्री जी, अब आप सीधे मुद्दे पर आ जाइए। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। कुछ नहीं आचार्य जी, कुछ नहीं। देखिए, समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। आपने तो दुनिया देखी आचार्य जी, न जाने कितनों को बनाया है आपने। आपके सामने कुछ कहने की जरूरत भला मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे जो कहना था कह चुका। अब आप समझ पाए या ना समझ पाए, या आप जान। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। मेरी इस बात से खलबली तो जरूर मचेगी लल्ला। आप ठीक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन इस खलबली से हमारा क्या फायदा होना है? फायदा तो होगा। अब देखना यह है कि आचार्य जी क्या कदम उठाते हैं। मुझे लगता है कि आचार्य जी बलदेव सिंह से एक बार बात जरूर करेंगे। कहीं जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा सोनाली? अब पापा से ही पूछता हूँ कि क्या करना है। वैसे भी उन्हें लगता है कि मैं उनके साथ ज्यादा बात नहीं करता। अब मैंने सोच लिया कि मैं हर वक्त पापा के साथ रहूंगा। वही करूंगा जो पापा कहेंगे। कमाल है, पापा जी ने तो तुम्हारा ब्रेन वॉश ही कर दिया। कल और आज में कितना फर्क है। ठीक कह रही हो सोनाली, मुझे भी यही लगता है। कल और आज में कितना फर्क है। आज तक मैंने जिस पे भी भरोसा किया उसने मेरा फायदा ही उठाया है। अगर किसी ने मुझे अपने साथ भी बिठाया है ना, तो अपने फायदे के लिए। सचमुच मैंने बहुत गलतियां की है सोनाली, और अब इसका प्रायश्चित यही है कि मैं पूरी तरीके से पापा का साथ दूंगा। बिल्कुल, बेटे होने के नाते तुम्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए और पापा जी का साथ भी देना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए कि पिता होने के नाते वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं। ये बात तो मेरे समझ में आ गई है सोनाली, कि अगर मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो और कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बात मैं समझ गया हूं। अच्छा है। वैसे राजवीर, पापा जी आजकल क्या सोच रहे हैं? और मैंने माँ जी को पापा जी के किसी अपराध के लिए मंदिर में क्षमा प्रार्थना करते हुए सुना। ऐसा कौन सा अपराध किया है पापा जी ने? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है? सोनाली, तुम पापा के अपराध के बारे में बात कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ राजवीर, मैंने माँ जी को प्रार्थना करते हुए सुना। लेकिन फिर भी तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज पापा की वजह से ही तुम इस घर में हो। शायद मेरी ही किसी भूल के लिए समझौता किया है उन्होंने।
मैं तो ये सोचकर हैरान हूं, अगर आप मुझ पर गोली चला सकते हैं तो आपकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है। अब तो ऐसा लगता है आपकी नजरों में राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं, ना बच्चे, ना पत्नी, ना और कोई। कल तक ये बात मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन अब सोच रही हूं चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए आचार्य जी। नमस्कार बलदेव जी, कहिए कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं तो ठीक हूं। कहिए। सबसे पहले ये बताइए कि उस चेक वाली बात का खुलासा हुआ या नहीं? मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर बात क्या है। आचार्य जी, कुछ और नहीं मिला तो मेरे और आपके बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारा आपका होने वाला रिश्ता कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। जिंदगी एक भंवर है। आचार्य जी, कोई गलतफहमी हुई थी जिसकी वजह से श्री प्रकाश जी ने वो चेक बैंक में नहीं डाला। अब आप तो जानते हैं ना कि श्री प्रकाश जी भी बड़े अड़ियल किस्म के आदमी हैं। अरे कुछ गलतफहमी हुई थी तो मुझे फोन कर लेते। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, बस 2 दिन में ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा। हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबरें मेरे कानों तक पहुंची हैं। लोग अजीब बातें कर रहे हैं कि आपके घर का माहौल ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि शारदा भी इस मुद्दे को लेकर थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि मैंने चेक उसके हाथों ही दिलवाया था। अच्छा। लेकिन आचार्य जी, आपसे किसने कहा कि हमारे घर का माहौल ठीक नहीं? बलदेव जी, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी बताइए मुझे कि आपसे किसने कहा ये? आपके मुख्यमंत्री जी ने। पता नहीं मुझे क्या आगाह करना चाह रहे थे। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर बात क्या है। आचार्य जी, कुछ और नहीं मिला तो मेरे और आपके बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारा आपका होने वाला रिश्ता कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तुम अच्छी तरह से मीनाक्षी को ये समझाने की कोशिश करो कि घर से भागकर ही वो अपने प्यार को बचा सकती है, अपनी खुशियों को बचा सकती है। 10 लोगों को अपने सामने झुकाने के लिए किसी एक की बात मांगनी पड़ती है। चुनाव के अपने ही कुछ हथकंडे होते हैं। ठीक कहा आपने। कल तक तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन आज मैं भी समझने लगी हूँ चुनाव जीतने के हथकंडे क्या होते हैं।